एक चेहरा बन चुका, अगर किसी को परेशान करना हो तो बहुत आसानी से किसी दाढ़ी टोपी वाले को बहुत आसानी से परेशान किया जा सकता है। लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव लड़ते हैं बीजेपी ही पीएम सीएम बन रही है उनके चुनाव लड़ने से। बता रहे हैं कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो सवाल करिए अखिलेश से जाकर आप मुसलमानों के इलाकों में क्यों नहीं आए, क्योंकि यूपी के हिंदू झूठे गुजरात के मॉडल के चक्र में भी फंसे हुए हैं। उनका लगता है कि मोदी जी ने गुजरात को बहुत चकाचौंध कर रखा है तो मोदी जी के साथ हैं, और उस चक्रव्यूह से निकालने में ओवैसी साहब फेल रहे हैं हिंदुओं को। देख, जब हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी इक्वली हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी और आज एक सामाजिक सेवा करने वाले समाज के रहनुमा एक बड़ी शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे और जानते हैं रमज़ान में किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। एक गुमनाम चेहरा जो सामने नहीं आना चाहता है लेकिन मीडिया उसको सामने ले आती है। CYSS के उपाध्यक्ष रह चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से और इस समय सामाजिक सेवा कर रहे हैं। हाफिज़ कासिम उस्मानी साहब आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमको। सवाल ये है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? रमज़ान में आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं तो एक मतलब माना जाता है कि आगामी चुनाव है MCD का, तो कुछ नेताओं की सोच होती है 6 महीना चुनाव बचा हुआ है, कुछ सामाजिक सेवा कर ली जाए ताकि चुनाव में कोई ऐसा आपका सोच है जो राजनीति की? मैं सबसे पहले आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ और देवबंद का रहने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में तालिब इल्म हूँ, तो दिल्ली की सियासत सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सियासत के पाठ पढ़ सकूँ। तो मुझे ना यहाँ कोई MCD चुनाव लड़ना है, ना मुझे दिल्ली में आने वाले वक्त में कोई विधायकी का चुनाव लड़ना है। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप पढ़ रहे हो और ख़ास तौर से आप लॉ के स्टूडेंट हो या फिर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो और सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो और आप उसको फिर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट ना करें, आप सिर्फ उसको क्लासरूम तक महदूद रख दें, हक़ की आवाज़ उठाना, फलाही काम करना, ये तो आपका हिंदुस्तान के अंदर हर इंसान करना चाहता है। और ख़ास तौर से हम जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं इस्लाम से, तो हमारे इस्लाम के बेसिक पार्ट में से है कि दूसरों के आप काम आओ। तो इस चीज़ को चुनाव से जोड़ना वो मेरे लिए जो है मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है पूरी एक टीम है जो इसका काम करती है और कई सालों से काम करती चली आ रही है। हमने आपके बारे में रिसर्च किया, आप जामिया CA-NT प्रोटेस्ट में भी शामिल रहे जी। आप आम आदमी से भी जुड़े रहे उसी समय, तो आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए या फिर प्रोटेस्ट छोड़ दीजिए, तो आपने एक ही रास्ता चुना। कैसा दबाव था, कितना दबाव था आपके ऊपर? पार्टी क्या सपोर्ट नहीं करना चाहती थी आपको या इस पूरे प्रोटेस्ट को, क्या बताएंगे? देखिए, जब हम जामिया में आया, मैं 2016 में, मैं 11th में मैंने जामिया में एडमिशन लिया। 2016-2017 जामिया से स्कूलिंग करी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के ग्रेजुएशन में मैं सोशोलॉजी में मेरा एडमिशन हो गया। तो जब मैं कैंपस में आया तो एक सियासी माहौल, जाहिर सी बात है जामिया एक आंदोलन से निकला हुआ है तो उसका माहौल भी एक सियासी होगा, एक आंदोलनकारी माहौल होगा। तो मैंने वहाँ ऑप्शन देखना चाहा कि मेरे लिए सियासत का ऑप्शन क्या है यहाँ। तो उस वक्त NSUI नज़र आई, जो कि कांग्रेस एक बहुत ज़ईफ़ी की हालत में है, तो उससे जुड़ जाना तो समझ लीजिए अपनी जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो सलाहियत है, उसको बर्बाद करना है। दूसरी तरफ और भी लेफ़्ट के संगठन थे और नया नया जो है CYSS जो है कैंपस के अंदर आया था। तो जिस तरीके से केजरीवाल अपना दिल्ली मॉडल बताते हैं, तो जाहिर सी बात है जब नए नए आए थे तो हर इंसान को एक प्रभावित उसने किया कि भाई आप तालीम की बात कर रहे हो, आप जो है समानता की बात कर रहे हो, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो। तो यही चीज़ जब एक नया यूथ उसको महसूस होती है, कुछ नया दिखाई देता है, तो यूथ अट्रैक्ट होता है उससे। तो उसी बुनियाद पर हमने जो है उस वक्त जामिया के अंदर CYSS ज्वाइन करी और CYSS का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया और 1 साल हमने बहुत मजबूती के साथ और बहुत मेहनत के साथ काम किया और पूरा कैडर, पूरा संगठन हमने जो है वो कैंपस के अंदर खड़ा किया। जब 2019 के दिसंबर में एक काला कानून देश के पार्लियामेंट में पेश किया गया और उसको फिर पास किया गया, उसके बाद जामिया पहली वो आवाज़ थी पूरे देश के अंदर जिसने इस काले कानून के ख़िलाफ़ सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाई बल्कि सड़कों पर आकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आज वो आंदोलन
आने वाली दुनिया की 100, 200, 300 साल की तारीख़ में लिखा जा चुका है। एक ऐसा आंदोलन जामिया ने खड़ा किया और हमें फ़ख्र है कि हिंदुस्तान के अंदर उस आंदोलन की सबसे पहली FIR मेरे ऊपर हुई थी। तो लेकिन आपके ऊपर जो FIR हुई वो आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए नहीं, आपके ऊपर आरोप लगा कि आप अशांति फैला दिए हैं। पूरा एकदम दिल्ली हिल गई थी उस आंदोलन से। देखिए, जामिया से कोई मुसलमान लड़का आवाज़ उठा दे, जिसके सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो और वो अपने जो इस्लाम का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चल रहा हो, देश के संविधान से चल रहा हो और वो सरकार से सवाल कर रहा हो, सबसे बड़ी बात, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को चुभेगा। देखिए, आप देश का माहौल देखिए। आज देश के अंदर जो भी मुसलमान लड़के अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, तो सरकार की इतनी औकात नहीं है, न सरकार के पास इस चीज़ का जवाब है कि उनके सवालों का जवाब दे सकें। वो उनके ऊपर एक ही हथियार इस्तेमाल करते हैं, UAPA का, और उठाकर सालों के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। चाहे शर्जील इमाम देख लीजिए, चाहे उमर खालिद देख लीजिए, अभी आसिफ इकबाल तना छूट के आए हैं हमारे साथी, सफूर आपी हमारी छूट के आई हैं, इशरत आपा भी छूट के आई हैं। ये तमाम वो मुस्लिम आवाज़ें थीं जो कि सरकार से जो है सवाल कर रही थी। तो उन्हीं में से एक आवाज़ हमने भी उठाने की कोशिश करी, हमने भी आवाज़ उठाई। तो उस दिन जब हमने आवाज़ उठाई, हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए गए। तो जो सबसे बड़ी अपने आप को सेकुलर पार्टी बनती है, और हमें भी उसके ऊपर यकीन था, आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि भाई जब हमने आवाज़ उठाई है और देश के हित में आवाज़ उठाई है, देश के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है, देश के एक माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाई है, वो माइनॉरिटी जिसने दिल्ली के अंदर इनकी सरकार बनवाई, तो जाहिर सी बात है ये लोग हमारे लिए कुछ तो बोलेंगे, हमारे लिए सड़कों पर तो आएंगे। लेकिन वो बिल्कुल उल्टे निकले। तो जब हमने उनसे मदद मांगना चाहा कि भाई आपके कैडर के ऊपर FIR हो गई है, और कोई ऐसा छोटा मोटा कैडर नहीं कि जो जामिया के अंदर संगठन चला रहे हो, जामिया के अंदर पूरा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, जब वो उनसे हेल्प मांग रहे हैं तो आप कहते हैं कि वी डोंट नो हु इज कासिम उस्मानी। तो आपका आरोप ये है कि प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों का प्रोटेस्ट का साथ नहीं दिया था, ये कहना चाहते हैं? देखिए, इंटरनल रिपोर्ट है और ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये ऑर्डर जारी हो चुका था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर और शाहीन बाग के अंदर हमारा कोई भी नेता नहीं जाएगा, चाहे वो कोई छात्र नेता हो या कोई संगठन का नेता हो, चाहे इलाके का नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, कोई भी इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा। लेकिन उसी समय आप आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। देखिए, तो क्या आपने ये शिकायत की आला कमान से कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? देखिए, उस टाइम जो है मेरा मामला बहुत हाइप था। उस टाइम डायरेक्ट केजरीवाल से सवाल किया गया था कि आपके छात्र नेता का नाम आ रहा है हिंसा के अंदर, तो वो साफ मना कर दिया कि हम नहीं जानते। गोपाल राय से पूछा गया कि आपके छात्र नेता का नाम आ रहा है, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जानते। मतलब जिस इंसान ने पूरी मेहनत करके 1 साल आपका संगठन अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा किया हो, सैकड़ों लड़कों को उस संगठन से जोड़ा हो और एक मजबूती दी हो, तो आप उसके बाद उनकी तमाम मेहनतों को भूल गए। क्यों? क्योंकि उसके नाम के आगे मोहम्मद जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके सर पे टोपी थी। क्यों? क्योंकि उसके सर पे दाढ़ी थी। आप एक मुस्लिम आइडेंटिटी से डरते हो, सिर्फ RSS के खौफ से कि अगर हमने मुसलमान का सपोर्ट कर दिया तो हमारा हिंदू वोट कट जाएगा। और हालांकि कोई वोट नहीं करता मुसलमानों के अलावा। इन्हें दिल्ली के अंदर सरकार बनी है तो 82% मुसलमानों ने वोट दिया है, मुस्लिम इलाकों से लाखों की मार्जिन से जीते हैं। तो यही सवाल हमारी हर सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से है। जब आपके मुसलमान नेता कोई भी आवाज़ उठाते हैं देश के हित में, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए, मुस्लिम कानूनों के ऊपर, काले कानूनों के ऊपर, तो आप अपना पल्ला उनसे झाड़ लेते हैं। तो यही सवाल है और यही सवाल जिंदा रहेगा। जी, आपके तर्क हैं कि आपको परेशान किया गया, तो क्या आपको लगता है कि इस देश में दाढ़ी टोपी का होना और एक माना जाता है कि ये आदमी अशांति फैला सकता है, एक चेहरा बन चुका, अगर किसी को परेशान करना हो तो बहुत आसानी से किसी दाढ़ी टोपी वाले को बहुत आसानी से परेशान किया जा सकता है, जिस तरीके से आपको किया गया, आपका पक्ष ये है। तो क्या आपको लगता है कि कोई अब दाढ़ी और टोपी ना रखे, अगर इस देश में रहना है, अगर सुकून से जीना है? एक लाइन है ना, जो कुछ भी हो रहा है इसे देखते रहो चुपचाप, ये भी सुकून से जीने की एक सूरत है। तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो इस देश में हम बाई चांस नहीं रह रहे हैं, बल्कि इस देश के अंदर हम बाई चॉइस रह रहे हैं। और इस देश की मिट्टी में जितना खून दूसरे लोगों का है, इस देश की मिट्टी के अंदर उतना ही खून हमारा है। जिस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई
आवाज़ उठाने से डरता था, उस वक्त इस देश के उलमा जिनके सर पर टोपी रहती थी, जिनके चेहरों पर दाढ़ी रहती थी, वो आंखों में आंखें डालकर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। और उसका सिला ये मिलता था कि कभी उन्हें माल्टा की जेल में डाल दिया जाता था और मेरठ से लेकर लाहौर तक 60,000 पेड़ों पर 60,000 उलमा इकराम की, जिनके सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके लाशों को टांग दिया गया था। तो याद रखिए, हिंदुस्तान में आप बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है, तो आप उतने हक से रहिए, शान से टोपी ओढ़िए, शान से दाढ़ी रखिए, शान से हिजाब पहनिए। कोई माई का लाल, भले ही आप कितना, आपको कोई कितना डरा ले, भले ही आपके खिलाफ आवाज़ें उठा ले, आप किसकी कौम से होते देखो, आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो देखो। लेकिन आप कह रहे हैं शान से रहिए, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश की सुप्रीम कोर्ट अगर ये कानून पारित करती है, हिजाब जो है बंद किया जाएगा, तो क्या इस देश का मुसलमान उस कानून को नहीं मानेगा? देखिए, हमारे कुछ शरीयत भी है और इस हिंदुस्तान का संविधान ये इजाज़त देता है कि हर धर्म का आदमी अपने अपने जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो करे। चाहे हिंदू धर्म है, हम अभी कहने लगे कि सरदार जो है पगड़ी ना पहने, सरदार जो है कृपान न रखे, सरदारों के जो एसेंशियल राइट्स हैं उनको उनसे छीन लिए जाएं। संविधान ये कह दे, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे, तो बताइए क्या सरदार मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके लिए रिलीजियस राइट्स इंपॉर्टेंट है। और इस हिंदुस्तान का संविधान आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी रिलीजियस राइट्स को फॉलो कीजिए। आप ये बताइए कि हिजाब पहनने से किसी को कोई दिक्कत है? कोर्ट या सरकार आपके रिलीजियस राइट में जब इंटरफेयर कर सकती है जब आपके रिलीजियस राइट से किसी को कोई दिक्कत हो रही है। कोई हम तलवार लगाकर क्लासों में तो नहीं जा रहे हैं, कोई हम बम लगाकर क्लासों में तो नहीं जा रहे हैं, हम हिजाब पहनकर जा रहे हैं। अगर आपको उस हिजाब पहनने से दिक्कत है तो आपकी जहनियत गंदी हो चुकी है, आपके जहनों में नफरत फैल चुकी है। तो क्या हाफिज़ कासिम उस्मानी इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं? अगर उस संविधान कोई कानून पारित करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के हवाले से कोई कानून पारित करता है, तो क्या हाफिज़ साहब उस कानून को नहीं मानेंगे? देखिए, इस देश की अदालतों पर हमें यकीन है, लेकिन बहुत से फैसले इस देश की अदालत ने ऐसे दिए हैं जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में उसके इज़्ज़त और वक़ार को थोड़ा नीचे कर दिया है। चाहे आपका बाबरी मस्जिद का मामला है, बाबरी मस्जिद में आखिरी हद तक यही चल रहा था कि हाँ भाई, इसके अंदर कोई भी हमें ऐसी मूर्तियाँ नहीं मिली, हमें ऐसी निशानियात नहीं मिले, लेकिन 12 बजे फैसला आ जाता है कि आपको 5 एकड़ दूसरी ज़मीन दे दी जाएगी। चाहे ट्रिपल तलाक का मामला है, जब कुरान के अंदर बात कह दी गई, आपके शरीयत के अंदर बात कह दी गई, तो हम शरीयत को फॉलो करेंगे। और हिंदुस्तान के संविधान में ये चीज़ कहीं नहीं लिखी है कि मुसलमान बच्चियां हिजाब पहनकर नहीं जा सकती। आप मुझे दिखा दीजिए हिंदुस्तान का संविधान खोलकर, आर्टिकल 25 के अंदर एसेंशियल राइट्स लिखा हुआ है, और एसेंशियल राइट्स है कि हम दाढ़ी रखें, हम टोपी पहने, हम हिजाब पहने। जी, आप कह रहे हैं कि जो भी संविधान कानून जो भी सुप्रीम कोर्ट से पारित होगा, हम शरीयत के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ही के नेता, आपने 2021 में AIMIM ज्वाइन किया, आपके नेता तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, हर कानून मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन हमारे नेता ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। हमारे नेता ये कहते हैं, उसकी हर बात ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल मान ली जाए और हम उसको क्रिटिसाइज ना करें। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यानी हमारे पास क्रिटिसाइज करने का हक है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम है, लेकिन उसकी हर बात ऐसी नहीं कि हमारी आखिरी लकीर होगी कि आप जो कह देंगे, आप हमारी शरीयत में इंटरफेयर कर देंगे, आप हमारे कुरान में इंटरफेयर कर देंगे। हमारे अपने भी रिलीजियस राइट्स हैं, उससे किसी भी हिंदुस्तानी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और के रिलीजियस राइट्स में इंटरफेयर नहीं करते। हम नहीं कहते, हम कभी आवाज़ नहीं उठाते, हम कभी पिटिशन नहीं डालते कि सरदारों को पगड़ी नहीं बांध के आनी चाहिए, हम कभी पिटिशन नहीं डालते कि जाटों को हाथों में कड़े नहीं पहन के आने चाहिए स्कूलों में। जब हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको भी इक्वली हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी।